नमस्ते छात्रों, मैं सुनील कुमार आप सभी के लिए पाठ संघवाद से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर के आया हूं, जो यूपी बोर्ड परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो अगर जो भी छात्र हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके लिए हमारे जितनी भी वीडियो बनाई जाएंगी आपको तुरंत ही सूचना मिल जाएगी। आपकी हेड स्क्रीन पर हमारी वीडियो आने लगेगी। तो चलिए हम आपको बिना देरी करते हुए क्वेश्चन आंसर की ओर ले चलते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है संघवाद किसे कहते हैं। ठीक है छात्रों, पाठ में आप पढ़ चुके हैं संघवाद। तो अब हम देखें संघवाद किसे कहते हैं। तो शासन की वह व्यवस्था जिसमें किसी देश की अवयव इकाइयों और एक केंद्रीय शक्ति के बीच सत्ता की साझेदारी हो, उसे संघवाद कहते हैं। छात्रों, जैसे हम देखते हैं हमारे भारत में जो शासन व्यवस्था है, इस शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दो स्तर की सरकारें हैं। ठीक है, जिस देश में यह दो स्तर की सरकारें होती हैं, यानी दो इकाइयों के बीच शासन सत्ता का बंटवारा होता है, उसी को कहते हैं संघवाद। तो एग्जाम्पल के लिए हमारा भारत क्या है, संघवाद। तो अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी भी संघीय व्यवस्था में सामान्य तौर पर सरकार के कितने स्तर होते हैं। तो छात्रों, संघीय शासन व्यवस्था में सरकार के स्तर कम से कम दो होते हैं। कितने होते हैं छात्रों? दो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अब देखें, आंसर देखते हैं। किसी भी संघीय व्यवस्था में सामान्य तौर पर सरकार के दो स्तर होते हैं। एक स्तर पर पूरे देश के लिए एक सरकार होती है और दूसरे स्तर पर राज्य की सरकारें होती हैं। जैसे छात्रों देखेंगे, हमारे देश में जो एक केंद्र सरकार है, यह पूरे देश के लिए होती है, ये पूरे देश पर शासन करती है। और एक होती है राज्य सरकार, जो जिस राज्य की सरकार होती है वह उसी राज्य में शासन करती है। तो दो क्वेश्चन आपके क्लियर। तो छात्रों, अब तीसरा क्वेश्चन देखें। संघीय व्यवस्था के मुख्य लक्षण क्या है। जो संघीय शासन व्यवस्था है उसके मुख्य लक्षण यानी उसकी मुख्य विशेषता, यानी हम कैसे पहचानें कि संघीय शासन व्यवस्था है ये या नहीं। किसी देश की संघीय शासन व्यवस्था को पहचानने के लिए उनके मुख्य लक्षण क्या होने चाहिए, उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए, वह हम पढ़ेंगे। तो संघीय व्यवस्था के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। इस प्रकार की शासन व्यवस्था में दो या दो से अधिक स्तर होते हैं। ठीक है, इस प्रकार की शासन व्यवस्था में छात्रों दो या दो से अधिक स्तर होते हैं। शासन के विभिन्न स्तरों द्वारा नागरिकों को एक समूह पर शासन किया जाता है। हर स्तर का अधिकार क्षेत्र अलग होता है। जो केंद्र सरकार होती है वह प्रत्येक नागरिक पर शासन करती है, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के इन दोनों के स्तर कैसे होते हैं, अलग अलग। संविधान में सरकार के विभिन्न स्तरों के अधिकार क्षेत्रों के बारे में साफ साफ उल्लेख किया जाता है। तो एक विशेषता ये है कि इन दोनों सरकारों की, ठीक है, स्तर को जानने के लिए, इनके अधिकार जानने के लिए संविधान में लिखा रहता है। जिस प्रकार हम किसी व्यक्ति की रजिस्ट्री करवाते हैं भूमि की, तो उसके लिए हमें गारंटी के लिए क्या होते हैं, कागजात होते हैं। इसी प्रकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इन दोनों की गारंटी के लिए एक संविधान होता है। नेक्स्ट देखें, हर स्तर की सरकार का अस्तित्व और अधिकार क्षेत्र को संविधान से गारंटी मिली है। ठीक है छात्रों, तो ये है उनकी विशेषताएं, यानी कि केंद्र मतलब जो संघीय सरकार होती है उसके दो स्तर होते हैं, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। ठीक है, दो स्तर होते हैं। इन दोनों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग होते हैं और इनकी गारंटी, जो अधिकारों की गारंटी है, वो संविधान में लिखित होती है। छात्रों, अब हम देखेंगे संघीय ढांचे के उद्देश्य क्या है। जो संघीय शासन व्यवस्था है, यानी शासन के दो स्तर बांटे जाते हैं, दो या दो से अधिक, तो ये क्यों बांटे जाते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है। तो संघीय ढांचे के दो उद्देश्य होते हैं।
पहला उद्देश्य है देश की एकता को बल देना, दूसरा उद्देश्य है क्षेत्रीय विविधता को सम्मान देना। ठीक है छात्रों, तो दो ढांचे इसके दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है देश की एकता को बल देना, दूसरा उद्देश्य है क्षेत्रीय विविधता को सम्मान देना। अगर किसी देश की सिर्फ एक ही सरकार होगी छात्रों, तो इसमें क्या होगा कि जो एक सरकार होगी, सारी शक्तियाँ, सारे ठीक है पावर उसी के पास होंगे, तो वो देश में अपनी मनमानी के तौर पर शासन कर सकता है। जब दो या दो से अधिक स्तर होंगे, उनमें अधिकारों का बंटवारा होगा तो ठीक है कोई एक सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगी, देश की एकता बनी रहेगी और क्षेत्र में, क्योंकि जो विभिन्न राज्य हैं उन सभी राज्यों में अपनी अपनी सरकार होती है, तो इन विविधताओं को सम्मान भी दिया जाता है। तो छात्रों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी आदर्श संघीय व्यवस्था के दो पहलू क्या हैं? ठीक है, किसी आदर्श संघीय व्यवस्था के दो पहलू। तो आंसर देखें, किसी भी आदर्श संघीय व्यवस्था के दो पहलू होते हैं, पारस्परिक विश्वास और साथ रहने पर सहमति। पारस्परिक विश्वास रहता है और साथ साथ रहने की सहमति होती है। छात्रों याद रखेंगे, हम आदर्श संघीय व्यवस्था के दो पहलू हैं। एक तो पहलू है उसका क्या, पारस्परिक विश्वास, और दूसरा है रहने की, मतलब साथ में रहने पर सहमति। अब हम छात्रों 6वां क्वेश्चन देखें। सबको साथ लाकर संघ बनाने से क्या तात्पर्य है? सबको साथ लाकर संघ बनाने से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर देखेंगे छात्रों। इस प्रकार की व्यवस्था में स्वतंत्र राज्य स्वतः एक दूसरे से मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो स्वतंत्र राज्य होते हैं वो एक दूसरे से मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि वैसे राज्य अपनी स्वायत्तता बनाए रखने के साथ साथ अपनी सुरक्षा बढ़ा सके। इस प्रकार की व्यवस्था में केंद्र की तुलना में राज्यों के पास अधिक शक्ति होती हैं। इस प्रकार की संघीय व्यवस्था के उदाहरण हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इसमें कई राज्यों को मिलाकर के एक संघीय व्यवस्था बनाई गई है। इसमें सभी राज्य मिलकर के अपनी सुरक्षा रखते हैं। अब है सबको जोड़कर संघ बनाने से क्या तात्पर्य है? इस प्रकार की संघीय व्यवस्था में एक बहुत बड़ी विविधता वाले क्षेत्रों को एक साथ रखने के लिए सत्ता की साझेदारी होती है। इस प्रकार की व्यवस्था में राज्यों की तुलना में केंद्र अधिक शक्तिशाली हो सकता है कुछ इकाइयों को अन्य के मुकाबले अधिक शक्ति मिली हुई हो। उदाहरण के लिए भारत में जम्मू कश्मीर, जैसे अभी से तो अलग कर दिया गया, को अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक शक्ति मिली हुई है। इस प्रकार की संघीय व्यवस्था के उदाहरण हैं भारत, स्पेन और बेल्जियम। यानी ये क्वेश्चन समझेंगे, सबको जोड़कर संघ बनाने से क्या तात्पर्य, यानी सबको जोड़ना, यानी हमारे देश के जितने भी राज्य हैं इन सबको जोड़ करके संघ बनाया गया है केंद्र सरकार। तो यह सब ठीक है जुड़ करके इस विविधता वाले क्षेत्रों को एक साथ रखते हैं और सभी को सत्ता की साझेदारी यानी सबको शासन में भाग लेना देते हैं। अब छात्रों नेक्स्ट देखेंगे यूनियन लिस्ट से आप क्या समझते हैं। यूनियन लिस्ट से आप क्या समझते हैं? इस लिस्ट में राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं। हमारे राष्ट्र में क्या महत्व है इसके विषय आते हैं। कुछ विषयों पर पूरे देश में एक जैसी नीति की ज़रूरत होती है, इसलिए उन्हें यूनियन लिस्ट में रखा जाता है। ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास होता है। यूनियन लिस्ट के कुछ विषय हैं देश की सुरक्षा, विदेश नीति, बैंकिंग और सूचना प्रसारण। तो छात्रों हम इसको देखते हैं। जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे यूनियन लिस्ट, यानी यह है मतलब हमारे यहाँ पर सरकार के स्तर होते हैं दो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो इनके अधिकार क्षेत्र जिस प्रकार अलग होते हैं
तो अधिकार क्षेत्र इनके अलग अलग होते हैं। तो यानी इनके लिए कानून बनाने के लिए 3 सूचियाँ बनाई गई हैं, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। यही यूनियन जो लिस्ट है यह संघ सूची। यानी संघ सूची में 97 विषय होते हैं। इन 97 विषयों पर कानून केंद्र सरकार बना सकती है, राज्य सरकार नहीं बना सकती। राज्य सरकार के लिए कानून बनाने के लिए एक राज्य सूची है, ठीक है। उस राज्य सूची में 66 विषय रखे गए हैं। उन 66 विषयों पर राज्य सरकार ही कानून बनाती है, ठीक है छात्रों। अब एक समवर्ती सूची, तो इन समवर्ती सूचियों पर, ठीक है, एक है क्या, समवर्ती सूची। इस समवर्ती सूची पर दोनों सरकार कानून बनाते हैं, ठीक है छात्रों, दोनों सरकार, केंद्र और राज्य, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों में विवाद हो जाए समवर्ती सूची पर कानून बनाते समय, तो मान होता है केंद्र सरकार का, ठीक है। तो समझिए यूनियन लिस्ट क्या है। यूनियन लिस्ट में राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं, क्योंकि इन विषयों पर कानून बनाती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार को इन पर कानून बनाने का अधिकार होता है। नौमा स्टेट लिस्ट से आप कह सकते हैं, यही है स्टेट। इसका दूसरा नाम है राज्य सूची। स्टेट मतलब राज्य सूची। इस राज्य सूची में स्थानीय महत्व के मतलब राज्यों के का जो महत्व है उनके विषय रखे जाते हैं, ठीक है। तो आंसर देखें, जो विषय स्थानीय महत्व के होते हैं उन्हें स्टेट लिस्ट में रखा जाता है। ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। उदाहरण के लिए पुलिस है, व्यापार है, वाणिज्य है, कृषि है और सिंचाई है। ये विषय रखे जाते हैं राज्य सूची में, और उन राज्य सूचियों पर कौन कानून बना सकता है, राज्य सरकार। तो समझे स्टेट लिस्ट क्या है। जो विषय स्थानीय महत्व के होते हैं उन्हें स्टेट लिस्ट में रखा जाता है। ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे होता है, राज्य सरकार के लिए होता है। उदाहरण है पुलिस है, व्यापार है, वाणिज्य है और कृषि है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो साझा लिस्ट से आप क्या समझते हैं। साझा मतलब समवर्ती सूची। तो इस लिस्ट को कॉनकरेंट लिस्ट भी कहते हैं, ठीक, कॉनकरेंट लिस्ट भी कहते हैं। वैसे विषय जो साझा महत्व के होते हैं, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन दोनों के महत्व के होते हैं, उन विषयों को रखा जाता है साझा लिस्ट में। इस लिस्ट में आते हैं साझा लिस्ट के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के पास होता है। यदि केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए नियमों में टकराव की स्थिति होती है, यानी बताया था ना हमने, समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। अगर इन दोनों में टकराव हो जाता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। उदाहरण के लिए देखिए, समवर्ती सूची में यानी शिक्षा पर कानून राज्य सरकार भी बना सकती है, केंद्र सरकार, वनों पर राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार, ट्रेड यूनियन, इन पर विवाह, दंतक, अभिग्रहण और उत्तराधिकार, इन पर कानून केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों बना सकती है, ठीक है। और कुछ जो संघ सूची है उस पर सिर्फ केंद्र सरकार, राज्य सूची पर राज्य सरकार, ठीक है छात्रों, समझे ना, ठीक है। यानी सरकार के दोनों स्तर के लिए कानून बनाने के क्षेत्र अलग अलग हैं। इनकी 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है छात्रों। तो इन तीनों सूचियों में कानून बनाने के अलग अलग, केंद्र सरकार के लिए संघ सूची, राज्य सरकार के लिए राज्य सूची और दोनों के लिए समवर्ती सूची, जिसे साझा सूची कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम 11वां क्वेश्चन छात्रों। 11वां क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश का मतलब समझाइए। यानी हमारे भारत देश में देखेंगे पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब जम्मू कश्मीर को राज्य हटा करके वहाँ पर 2 केंद्र शासित प्रदेश और बनाए गए, एक जम्मू कश्मीर और एक उसमें लद्दाख है। इन 2 को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अब हमारे देश में जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वो कितनी हो गई छात्रों, वह हो चुकी है 9, ठीक है। और जो राज्य हैं, राज्यों की संख्या एक घट करके अब बची हुई है कितनी छात्रों, 28, ठीक है। 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। तो अब देखें केंद्र शासित प्रदेश का मतलब क्या है, ठीक है छात्रों। जो 9 केंद्र शासित हैं इनका मतलब क्या है। भारतीय गणराज्य की कुछ इकाइयों का क्षेत्रफल इतना कम है कि उन्हें एक राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। यानी कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं तो उन्हें राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश तो बहुत है,
मध्य प्रदेश बहुत है, ठीक है, लेकिन कुछ राज्य छोटे से होते हैं तो उनको ना तो राज्य ही बनाया जा सकता है, ऐसे क्षेत्र होते हैं जो राज्य ही नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, उन्हें राज्य का दर्जा देने में कठिनाई होती है। कुछ अन्य कारणों से इन्हें किसी अन्य राज्य में मिलाया भी नहीं जा सकता। कुछ ऐसे कारण भी होते हैं कि इन्हें दूसरे राज्य में नहीं मिला सकते, अगर दूसरे राज्य में मिलाएंगे तो आतंक हो सकता है, ठीक है, इसलिए उनको अलग ही रख दिया जाता है। इन इकाइयों के पास बहुत ही कम शक्ति होती है। इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो छात्रों, केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं? मतलब कुछ क्षेत्र इतने छोटे होते हैं कि उन्हें राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है और उन्हें ना किसी कारणवश दूसरे राज्य में मिलाया जा सकता है, ठीक है। ऐसे क्षेत्रों को क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। ऐसे क्षेत्रों में प्रशासन के लिए केंद्र सरकार के पास विशेष अधिकार होते हैं, ठीक है। ऐसे क्षेत्रों पर जो अधिकार होता है केंद्र सरकार का होता है, यानी उन पर शासन जो करती है केंद्र सरकार ही करती है। जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार है, दमन और दीव है, दादरा नगर हवेली है, जम्मू कश्मीर है और एक पांडुचेरी है और एक लद्दाख है। इस प्रकार से हमारे 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिस पर केंद्र सरकार ही शासन करती है। तो यही हमारे क्वेश्चन आंसर थे छात्रों, ठीक है। अगर इसके कुछ समझ में नहीं आया हो तो हमारे लिए कमेंट में ज़रूर क्वेश्चन लिखिए ताकि हम आपको कुछ और भी अच्छी वीडियो बना सकें, ठीक है छात्रों। धन्यवाद छात्रों। अब हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके जितने भी दोस्त हो उन सभी दोस्तों के लिए हमारा चैनल बताइए ताकि वो सब्सक्राइब करें और वीडियो ढूंढने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। आप जैसे ही यूट्यूब खोलोगे आपकी हेड स्क्रीन पर हमारी वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो छात्रों, आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए परीक्षा के टाइम विभिन्न प्रकार से अच्छे नोट्स लाएंगे, आपको मॉडल पेपर भी लाएंगे जो कि आपको सरल होंगे। मैं आपको मानचित्र का कार्य भी करा दूंगा छात्रों, इसलिए हमारे चैनल को पहले नंबर आप सब्सक्राइब कीजिए।